नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल नहीं लगभग लगभग ठीक हूँ। माफ़ करिएगा कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया। पहले मैं प्लान कर रहा था लूँगा, बट थोड़ी-सी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई, वीकनेस थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहेगा कि एक क्लास उनकी अच्छी ना जाए, तो मैंने कहा कि क्लास को कैंसल करना ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने दिन का इस्तेमाल किया होगा, कल के दिन को, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया होगा और जो भी कुछ हम लोगों ने अभी तक समझा है, उसको आप समझ पाए होंगे और बेहतर तरीके से, ठीक है? अब देखो बच्चे, ये जो हमारी जर्नी है, अच्छी खासी लंबी जर्नी है, अभी-अभी लंबा समय हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि हम लोग एक कंफर्टेबल सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहां पे आप ये समझ पा रहे हो कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैं भी काफी हद तक समझ ही गया हूं कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं। अब देखो बच्चे, स्थिति ऐसी है कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स तो शुरू कर दिया ही है और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बनते ही हैं एग्जाम में। तो आप देखो, ज्यादा परेशान मत हो। देखो समझना बच्चों, आप लोगों के पास परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास समय है परेशान होने का, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देखो, जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उस प्रिपरेशन का भी एक एटीट्यूड होता है। प्रिपरेशन इस तरीके से नहीं करनी है कभी भी कि बहुत हड़बड़ी हो जाए, जिससे हमारा जो दिमाग है वो मतलब भागता रहे कॉन्स्टेंटली, या फिर हमारे जो नर्व्स हैं वो थोड़े से हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहें, ऐसा नहीं। ये दिमाग है ना हमारा, मशीन की तरह काम करता है। इसको जितना आप प्यार से समझाओगे रिलैक्स तरीके से, उतना इसका रिटेंशन पावर बढ़ता है। और जितना आप स्ट्रेस लेते हो ना, जितना आप हड़बड़ी करते हो, उतना ही ना इसका रिटेंशन पावर कमजोर हो जाता है। जिससे क्या है, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बट आगे चल के आप भूल जाओगे। तो हमेशा रिलैक्स रहो। देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है किसी भी बात की। हर चीज अपने समय पे हो ही जानी है। आपको बस अपनी निरंतर कोशिश करती रहनी है। अपना बस एक टाइम टेबल बना लो, उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करो। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। टेंशन तो बच्चे बिल्कुल लेना ही नहीं है। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं लेनी है। आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, ना ही कोई टीचर नुकसान करेगा, ना ही कोई कोचिंग नुकसान करेगी। आपका अगर कोई नुकसान करेगा तो आप ही करोगे, अगर बहुत ज्यादा घबराओगे। बिल्कुल रिलैक्स रहा करो, खुश रहा करो और कोशिश करा करो कि हमेशा जो मूड रहे वो लाइट रहे। दिमाग को खुश रखोगे तो वो आपको खुश रखेगा। दिमाग परेशान रहेगा तो आप भी परेशान रहोगे। तो कभी बीमार हो गए तो कोई बात नहीं है, कवर अप हो जाती है हर चीज। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि इसमें सब कुछ समझने वाली चीज है, याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं। आपको बस क्या करना है, आपको बस समझते चलना है। बेटा, दो चीजें मैं शुरू में पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आपको इस एग्जाम में सक्सेस पानी है ना, आपको बस दो चीजें चाहिए। तीसरी चीज है ही नहीं, बनी ही नहीं है बेटा। दो चीज। पहली चीज समझदारी। कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ो, वो रटे ना रटे समझ में आ जाए। सेक्शन नंबर याद ना रहे कोई बात नहीं है, सेक्शन में लिखा क्या है वो समझ में आ जाए। और दूसरा होता है कि जो समझ में आया है उसको लिखने की क्षमता हो मेरे अंदर। जिस भी बच्चे ने इन दोनों चीजों पे काम कर लिया ना बेटा, आप किसी भी स्टेट के एग्जाम में बैठ जाना, और मैं तो कह रहा हूं किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको परेशानी आएगी नहीं। और अगर इनमें से कोई एक चीज भी कमजोर रह गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर रह गई या फिर आपकी लिखने की जो क्षमता है वो कमजोर रह गई, ये दोनों ही स्थितियां आपको बहुत परेशान करेंगी आगे चल के। क्या हुआ करेगा, आपका प्री निकल जाया करेगा तो मेंस नहीं निकला करेगा। तो आप ना मायूस हो जाओगे समय के साथ। तो इन दो पॉइंट पे काम करते चलो और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। देखो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पर्सनली टच में आ जाना, कोई टेंशन नहीं। टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को बता रखा है, मैसेज कर देना कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को गाइड करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं तो टेलीग्राम लाइव कंडक्ट कर दूंगा। और बताओ, पर टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। आप लोग अभी बच्चे हो, आपकी लाइफ एंजॉय करने वाली है। अभी स्ट्रगल शुरू होगा। अभी आएगा स्ट्रगल, आएगा। ये कुछ नहीं, अभी तो हंसी मजाक चल रहा है। स्ट्रगल तो आएगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब उतने बड़े पद पे बैठोगे, इतनी जिम्मेदारियां होंगी, तब आएगा स्ट्रेस। अभी तो आराम से, बिल्कुल पीसफुली। जो होना है वो समय के साथ हो जाता है।
इस फिलॉसफी पे बिलीफ रखो और शांत रहो। ठीक है, अब आते हैं आज के सेशन पर। बच्चे, जो हमारा लास्ट सेशन था, जो परसों हम लोगों ने कंडक्ट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को पढ़ा था। 13 का एक सब आर्टिकल रह गया था, सब आर्टिकल 4, उसको मैं आज कवर करा दूंगा। पर मोर और लेस आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन और आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर ली थी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक मेरे को एक बार बता दो आप सभी लोग कि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे आर्टिकल 12 से संबंधित या फिर आर्टिकल 13 से संबंधित अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत है, स्टेट की डेफिनेशन नहीं समझ में आई या फिर लॉ की डेफिनेशन नहीं समझ में आई, लॉ इन फोर्स क्या होता है, लॉ क्या होता है, कमेंसमेंट क्या होता है, क्या ये सारी बातें हम लोगों की क्लियर हैं? अगर कोई भी आप लोगों का सवाल है तो मेरे से आप अभी पूछ लो, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, आज का जो सेशन है उसका पर्पस क्या है? आज के सेशन का पर्पस है कि हम लोग पहले तो आर्टिकल 13 को कवर करेंगे और फिर डॉक्ट्रिन्स को पढ़ेंगे। सीवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन, कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू, वेवर, उन सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको आर्टिकल 20 और 13 समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बता दो कि क्या कोई भी परेशानी है बेटा? हाँ, केसेस के माध्यम से ही डॉक्ट्रिन को समझेंगे। डॉक्ट्रिन को समझा ही केस के माध्यम से जाता है, और जब आप आंसर लिखोगे किसी भी डॉक्ट्रिन को किसी भी केस की ही सहायता से समझाओगे, क्योंकि ये सारी डॉक्ट्रिन केस लॉ का ही परिणाम है। किसी किताब में नहीं लिखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है कोई भी डॉक्ट्रिन, ये सब केस लॉ से ही बने। ठीक है, देखो अदर अथॉरिटी की जहां तक बात है, आप इतना सा बस समझिए, बहुत जनरल सा टर्म है, मैं मानता हूं। लोकल अथॉरिटी फिर भी स्पेसिफिक है, पर अदर अथॉरिटी बहुत जनरल सा टर्म है। पर आप अपनी तरफ से, जब तक हम लोग केस लॉज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि केस लॉज पढ़ेंगे इस बात पे कि अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है, तब तक बस इतना सा समझिए कि रिक्वायरमेंट जो सेक्शन के अंदर दी गई है, मतलब आर्टिकल के अंदर दी गई है, वो इतनी सी है कि जो अदर अथॉरिटी है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। हमारा आर्टिकल तो इतनी ही बात कहता है। फिर इसके पास केस लॉज है, केस लॉज के अंदर अलग अलग तरीके की इंटरप्रिटेशन दी गई है कि अदर अथॉरिटी को हम कैसे इंटरप्रेट करें, वो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होता है। लॉ इनफोर्स की जहां तक बात है, लॉ इनफोर्स का मतलब है ऐसे सारे वो कानून जो उस समय पर लागू होते थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था। अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाते थे तो वो क्या होते थे, उस हद तक हटा दिए जाते थे, शून्य हो जाते थे। तो लॉ इनफोर्स मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉ है। ठीक है, अब मुझे बताओ और कोई परेशानी और कोई दिक्कत? बच्चे रिकैप बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 12 बहुत इलेबोरेटेड है, फिर आर्टिकल 13 भी बहुत इलेबोरेटेड है। रिकैप के लिए तो आप क्लास दोबारा देख लेना, बड़े ही स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, और बताओ। हाँ बेटा, पूरी आपके मैसेजेस मुझको दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो मेरे तक पहुंच रहा है। नितिन, मैं आपके क्वेश्चन को बच्चे समझ नहीं पा रहा। अगर कोई सिटीजनशिप के स्पेसिफिक प्रोविजन से क्वेश्चन है तो उस प्रोविजन का रेफरेंस देके मेरे को पूछ लो, तो मैं समझ जाऊंगा कि किस बात की बात हो रही है। नहीं तो फिर सैटरडे को हमारा जो पूरा सेशन होगा उसमें मैं अच्छे से डिस्कस कर लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी तो मेन पर्पस ये है कि आर्टिकल 12 या 13 में एक क्या हुआ, बात में लॉजिक ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर टेरिटरी, ये समझ में नहीं आया बेटा आप लोगों ने क्या बोला। पारुल, आपने बेटा क्या बोला है मेरे को समझ में नहीं आया। ये दोनों ऑल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट्स है। अदर अथॉरिटी या तो इंडियन टेरिटरी में हो बच्चे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। ठीक है, ठीक है, चलो लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि बच्चों की जो बातें हैं वो समझ में आ गई हैं। क्लास तो बेटा देखनी पड़ेगी क्लास नहीं देख पाए तो प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि कल की क्लास से कनेक्टेड होगी ये क्लास, तो भले ही इस क्लास के बाद देख लेना पर ज़रूर देख लेना उसको। कोर्स वगैरह की बात बच्चे हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं, वो आप अगर चाहो तो टेलीग्राम पे मेरे डिस्कस कर लेना। हाँ, कल क्लास हम लोगों ने नहीं ली थी सर, सीए में रजिस्टर नहीं नहीं नहीं, बाद में आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाओगे? अच्छा, हैप्पी ईद, हैप्पी ईद, आई गेस जुडिशरी एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट्स ऑफ। हाँ
चलो आ जाओ। देखो फिर से मैं एक बात को दोहरा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। चाहे स्टेट की बात हो चाहे लॉ की बात हो, अपने दिमाग में एक बात को ध्यान रखना कि आप उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह इलेबोरेट करोगे। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही लॉ, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पैटर्न रहेगा आपके आंसर के अंदर। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे खासे मार्क्स दे देगा और आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी। उससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये जैसे क्वेश्चन है कि फलानी अथॉरिटी स्टेट है या नहीं, यहां पे क्या है, हम लोग एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बच्चे मेंस में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन प्री में आएगा। और इसको याद करने का पता है क्या सॉल्यूशन है? इसको याद करने का यही सॉल्यूशन है कि आप चाहें तो एक लिस्ट वगैरह डेवलप कर लो, या फिर जब आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे उससे आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी कि अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि फलानी अथॉरिटी है या नहीं, तो वो वहां से आपको पता चल जाएगा। पर मेरा दबाव तो अब भी आप लोगों पे यही रहेगा कि जब मैं आपको केस लॉज पढ़ाऊं, उसके अंदर जो टेस्ट बताए गए हैं कि कब हम किसी स्टेट को स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपका पूरी तरीके से फोकस उस चीज को समझने में होना चाहिए, ना कि ये याद करने में कि वो फलानी अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है। समझिएगा इस बात को बड़ा ध्यान से, क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो वो टेस्ट ज्यादा काम आएंगे। उन टेस्ट को ही अप्लाई करके आप पता लगा सकते हो कि किसी भी अथॉरिटी जिसकी आप बात कर रहे हो वो स्टेट बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। तो बस उस पर फोकस रखेंगे हम लोग, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। चल आ जाओ, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 6 है। देखो समय पता नहीं चलता कहाँ अभी हमारा सफर की शुरुआत हुई थी और हम लोग लेक्चर 6 पे भी पहुंच गए। और हम लोग आर्टिकल 13 का बचा हुआ पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज और केस लॉज के माध्यम से जो हमारी डॉक्ट्रीन्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक पॉइंट रह गया था आर्टिकल 13 के अंदर, उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि इसकी जो बात है वो बिल्कुल अलग है। बाकी का जो आर्टिकल 13 है उससे कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट का। इसका जो लॉजिक है वही एंटायरली डिफरेंट है। पहले पढ़ा देता हूं कि आर्टिकल 13(4) बच्चों कहता क्या है। अगर बच्चों किसी भी वजह से आज मेरी एनर्जी आप लोगों को थोड़ी कम लगे तो माफ कर देना, मैं शायद आज उतनी तेज चिल्ला नहीं पाऊं, ठीक है, क्योंकि हल्का सा अभी थोड़ा सा मेरे को उतना मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं। पर फिर भी अगर कोई बात समझने में आपको लोगों को दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13(4) क्या कहता है बच्चे, इसको समझ लेते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू, ध्यान से देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, मेड अंडर आर्टिकल 368। तो दो बातें, बहुत साधारण सी बातें हैं, दो बातें हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, दो बातें हैं, बड़ी साधारण सी बातें हैं। पहली बात कि हमने आर्टिकल 13 के अंदर समझा कि लॉ का मतलब क्या है। और लॉ का मतलब हमने कैसे समझा, हमने बोला कि वो सारे कानून जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले से चले आ रहे हैं वो सारे लॉ हैं, लॉ इन फोर्स बोलते हैं उन्हें। और उसके अलावा भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जो भी कानून बनाया जाता है, फिर वो चाहे पार्लियामेंट बनाए, फिर वो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाए, चाहे कोई अन्य अथॉरिटी बनाए, वो भी लॉ की डेफिनेशन में गिरता है। तो लगभग लगभग हम लोगों ने क्या देखा था कि हर एक चीज जिससे ह्यूमन कंडक्ट रेगुलेट हो रहा हो, जिसमें लॉ की फोर्स हो, मतलब जिसको कानून के माध्यम से एनफोर्स किया जा सके, वो लॉ की डेफिनेशन में गिर रहा था। सही बात है यहां तक। पर देखिए ये जो आप यहां पे देख रहे हैं अपने सामने सब आर्टिकल 4, ये इसी लॉ की डेफिनेशन में एक चीज को पूर्णतः से निकाल दे रहा है, अलग कर दे रहा है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। मतलब कि आर्टिकल 368 के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 368 के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है तो वो जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा। अब आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों, जब हम लोगों ने रूल्स तक को, रेगुलेशंस तक को, कस्टम तक को, यूसेज तक को लॉ की डेफिनेशन में डाला,
तो हम अमेंडमेंट को क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल जब करती है पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बदलाव आता ही है। तो उसको कानून मानने में हमको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये जानने की जरूरत है हम लोगों को। सही बात है। तो ऐसी क्या वजह है कि अमेंडमेंट को लॉ नहीं मान रहे हैं? अब इसका रीजन समझिएगा। देखो बच्चे, आप समझो, हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी ही क्यों, ये सबसे पहले जानना आपका जरूरी है। देखो, हम भारतीय संविधान के अंदर लॉ की डेफिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं? लॉ की डेफिनेशन को समझाना वैसे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम के सब्जेक्ट का काम है। वहां पे समझाया जाता है कि लॉ का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पे सारी फिलोसॉफिकल बातें होती हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्यूमेंट में, वो भी पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, हम लॉ की डेफिनेशन पढ़ ही क्यों रहे हैं? और सेम बात आर्टिकल 12 पे भी अप्लाई होती है कि हम राज्य की डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टेट क्या है क्या नहीं है, ये भी एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 12 क्यों डाला, 13 क्यों डाला, और उससे भी बड़ी बात पार्ट 3 में क्यों डाला जो फंडामेंटल राइट से डील करता है? सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए यही समझना है, क्योंकि समझिए, स्टेट की डेफिनेशन को प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 14 से शुरू हो जाएंगे, ये हम किसके खिलाफ क्लेम करेंगे? ध्यान से समझिएगा, स्टेट का बहुत स्पेसिफिक पर्पस है। स्टेट की डेफिनेशन का जो आर्टिकल 12 में लिखी है, उसका पर्पस जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, तो उसका मतलब बस इतना सा है बच्चों कि हम जब भी स्टेट शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट के अंदर, तो हम किसके किसके खिलाफ क्लेम करेंगे फंडामेंटल राइट? अगर मेरा इक्वालिटी का राइट वायलेट किया है, तो मैं किसके खिलाफ क्लेम करूं? स्टेट के खिलाफ क्लेम करूं ना, जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। तो ये पर्पस था स्टेट की डेफिनेशन देने का, आपको ज्ञान देना पर्पस नहीं था। पर्पस था ये बताना कि आप किसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स क्लेम करोगे, किसके खिलाफ पिटीशन डालोगे जाके सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात। दूसरी बात, लॉ की डेफिनेशन क्यों प्रोवाइड की? लॉ की डेफिनेशन हम लोगों ने इसलिए प्रोवाइड की क्योंकि बच्चे, स्टेट कोई इंसान तो है नहीं आप जैसा या मेरे जैसा, जिसके हाथ हो या पैर हो, जिसको आपके फंडामेंटल वायलेट्स करने के लिए आपको छूना पड़े, पकड़ना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े, ऐसा तो है नहीं। स्टेट क्या है? स्टेट तो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब वो एक्ट कैसे करेगा? स्टेट कैसे फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा किसी के? तो स्टेट करेगा फंडामेंटल राइट वायलेट कानून के तरीके से, कानून के जरिए, लॉ के जरिए, क्योंकि स्टेट के हाथ पैर क्या है? लॉ है। लॉ के माध्यम से ही स्टेट कुछ भी करती है, और लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी आर्टिकल 13 में, ऑर्डिनेंस हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, बाई लॉ हो, जो भी कुछ हमने पढ़ा। तो एक तरफ हमने बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स खिलाफ किसके क्लेम करने हैं, मतलब स्टेट कौन है, और आर्टिकल 13 के अंदर बता दिया कि उसके हाथ पैर क्या है, किस माध्यम से स्टेट अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो हम उसको रोकेंगे। ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये वाली बात यहीं से आप कनेक्ट कर दो। हमने जब आर्टिकल 13 के अंदर बताया और बोला कि लॉ का मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं हमने ये जाना कि स्टेट इन सभी माध्यमों से, इन सभी तरीकों से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। मतलब स्टेट जो है, एक्ट बना के, ऑर्डिनेंस पारित करके, रूल बना के, रेगुलेशन बना के, बाई लॉ बना के, कस्टम बना के, यूसेज बना के, कुछ भी करके फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकती है। ये हमको समझ में आ गया। पर आर्टिकल 13(4) क्या कह रहा है कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है। क्या कह रहा है? अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम इंप्लाइडली बच्चों ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेट है वो अमेंडमेंट के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, क्योंकि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। और लॉ की डेफिनेशन ही है वो जो बताती है कि स्टेट किस माध्यमों से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है।
तो इसका मतलब वही हुआ ना, जब मैं कह रहा हूं कि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं करेगा, अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्टेट जो है अमेंडमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है। यही तो मेरा मतलब हुआ। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहने की कोशिश करी है? अगर एक आई है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप बताओ। हाँ, बिल्कुल घूम जाओगे बच्चे, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? क्या मैं सेंस बना रहा हूँ आप लोगों को? क्योंकि ये बात समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। अभी कुछ और मत सोचो, ए टू जेड बात आपके दिमाग में कुछ भी आए, आप मत सोचो, जब मैं बस जो बात बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आती है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर पार्लियामेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट लेके आती है और उस अमेंडमेंट के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, उस अमेंडमेंट के माध्यम से किसी भी फंडामेंटल राइट में बदलाव करती है, तो वो ऐसा कर सकती है, वो प्रोहिबिट नहीं होगी, ना ही आर्टिकल 12 के अंदर, ना ही आर्टिकल 13 के अंदर। मतलब कि ऐसा पॉसिबल है, समझिए इस बात को, ऐसा पॉसिबल है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाए और किसी फंडामेंटल राइट में कोई बदलाव कर दे। और बदलाव का मतलब क्या होता है? जैसे अमेंडमेंट, ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है? जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कोई चेंज कर दे, या फिर कोई लॉ है उसे पूरी तरीके से हटा दे, या कोई लॉ है जो पहले नहीं होता था उसको लेके आ जाए, सब्स्टिट्यूट कर दे। तीनों ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एडिशन, जब कुछ नया ला रहे हैं, ऑल्ट्रेशन मतलब जो है उसमें बदलाव ला रहे हैं, डिलीशन मतलब हटा रहे हैं। तीनों ही चीजें की जा सकती हैं स्टेट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी एक टाइम पे फंडामेंटल राइट होता था आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर, अब नहीं है। कैसे हो पाया? अमेंडमेंट से हो पाया। ठीक है, इतना समझो। अब इसके भी आगे बहुत लंबी कहानी है। अब मैं मान रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि सर ऐसा तो फिर गलत है, पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट छीन सकती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर है उस लेक्चर का, जब हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, जो अंत में आएगा लगभग। अभी बस इतनी सी हिंट दे दे रहा हूं कि आप बिल्कुल घबराओ मत बच्चे, क्योंकि हमारे देश में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नाम की डॉक्ट्रीन काम करती है, जो केशव नंदा भारती केस से आई थी 1973 के, जिसके अंदर यह बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स में ऑल्टरेशन किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है, पर पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को इस हद तक ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकती है अगर उसकी वजह से हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट होता हो। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर जजमेंट में केवल कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल। तो आप ऐसा कोई बदलाव नहीं करोगे जिससे सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट हो जाए। एक और एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अफेक्ट हो जाए। तो कहने का मतलब है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस प्रावधान की वजह से अमेंडमेंट लाकर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, उनको छीना जा सकता है, हटाया जा सकता है, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट मनमानी कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को फॉलो करना होगा और कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करके रेगुलेट करेगा पार्लियामेंट की इस पावर को। अब बताओ, अब थोड़ी सी तसल्ली मिली आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा लगा कि हाँ सर अब थोड़े से हम लोग शांत हैं, हाँ कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, चल इसको इग्नोर करिएगा बच्चे, ये शायद कोई गलती हो गई है। अब देखो, अब मैं आपको एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब मैं आपको एक एक करके केसेस पढ़ाऊंगा, और मैं आपको केसेस पढ़ा रहा हूं और केसेस के अंदर जो डॉक्ट्रीन निकल के आ रही है उसको समझा रहा हूं। तो यहां पे आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा बच्चे, क्लास के दौरान भी और क्लास के बाद भी समझने की कोशिश करिएगा। जब तक क्लास चल रही है
आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है उस डॉक्ट्रिन को समझने में। मतलब जो मैं बोल रहा हूं, कोशिश करना कि वो आप बच्चों समझ पाओ, उन चीजों को आप समझ सको। सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी तो हमारी क्लास के दौरान यही होगी कि आप समझ लो। और जब अगर आपको एक बार समझ में आ जाए और ये पीपीटी आप तक पहुंच जाए, तो आप क्या करना, इसके एक एक लाइन में, पॉइंटर्स में, क्या मेरा आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है अभी तक कि नोट्स कैसे बनाने? हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप ही लोगों के साथ डिस्कस किया था मैंने डाउट सेशन के अंदर लास्ट सैटरडे, कि नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने बताया था आपको केवल पॉइंटर्स बनाने हैं, एक एक शब्द के, एक एक लाइन के। हाँ, आप ही लोगों के साथ हुआ था। हाँ ठीक है, इतने सारे सेशंस में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कभार। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि केवल एक एक शब्द या एक एक लाइन के आपको पॉइंटर्स बनाने हैं। तो हर एक डॉक्ट्रिन के संबंध में आप एक एक लाइन के नोट्स बना लेना कि ये डॉक्ट्रिन क्या है, इसका मतलब क्या है, एक लाइन में, 1.5 लाइन में ज्यादा से ज्यादा। और जो मैं केस बता रहा हूं उस केस का नाम लिखते रहना। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे और इसको रिवाइज करके जाओगे तो आपको पक्का पता होगा कि मुझे डॉक्ट्रिन को कैसे एक्सप्लेन करना है और कौन सा केस डालना है। अदरवाइज क्या होता है, डॉक्ट्रिन में ना कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा केस कौन सी डॉक्ट्रिन का था, इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, ये वाली डॉक्ट्रिन दूसरी डॉक्ट्रिन से कैसे अलग है। तो अभी समझ लो, अभी जो समय चल रहा है अभी समझ लो अच्छे से, अभी इस काम को मत करो। जब क्लास पूरी हो जाए, जब पीपीटी वगैरह आप तक पहुंच जाए, आप उसको अलग अलग लाइन खींच खींच के जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं उनको अलग अलग पेपर के ऊपर लिख लेना, जिससे कल को, जब अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 दिन बाद आपको कंफ्यूजन महसूस ना हो। और अभी कभी कंफ्यूजन महसूस हो तो फटाफट से उस एक पन्ने को देख के आपका अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इन सारी चीजों को साथ में ही करते चलो, जिससे कि आपको आगे चल के परेशान होना ना पड़े। ठीक है, ये काम कर लोगे सभी लोग? अगर कर लोगे तो आ जाओ पहले केस पे। ठीक है, देखो आप सभी लोगों को बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी समझने में कि ये जो आर्टिकल 12 के अंदर अदर अथॉरिटीज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो जहां तक ये जो कॉन्सेप्ट है अदर अथॉरिटीज का, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर में, तो सबसे पहली जजमेंट जो आप लिखोगे वो होगी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। 1954 की जजमेंट है, और बच्चे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है, ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है, हाई कोर्ट की है पर बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसने आपका कंफ्यूजन दूर कर देना है जो अदर अथॉरिटीज के संबंध में आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं ना क्वेश्चन की, सर अदर अथॉरिटीज नहीं समझ पा रहे, लोकल अथॉरिटीज तो समझ गए पर अदर नहीं समझ पा रहे। अब आप देखो ये जजमेंट कैसे समझाएगा आपको। ये कह रहा है कि ये जो शब्द है, मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट अदर अथॉरिटीज could only be interpreted by using the principle of, इसको याद रखना, इजस्टम जेनेरिस। इजस्टम जेनेरिस इसका मतलब क्या है अभी समझाऊंगा। Therefore it could only mean authorities exercising, ध्यान से सुनिएगा, exercising governmental और सोवरेन फंक्शंस। गवर्नमेंशियल और सोवरेन फंक्शंस दो बातें हैं, दोनों को अलग अलग समझेंगे और एग्जाम में भी अलग अलग ही लिखेंगे। पहली बात समझो, देखो आप सभी को पता है जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई है आर्टिकल 12 के अंदर वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसमें कैसे लिखा गया है, लोकल और अदर अथॉरिटीज। लोकल और अदर अथॉरिटीज, देखो और से प्रॉब्लम क्या है, देखो लोकल एंड अदर अथॉरिटीज लिखा होता ना तो मामला थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि जब हम लोग एंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये अंग्रेजी भाषा का रूल है। पर जब हम दो शब्दों के बीच में और लगाते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। अदर अथॉरिटीज अलग चीज है, लोकल अथॉरिटीज अलग चीज है। आर्टिकल 12 जो है वो इस्तेमाल करता है और शब्द। कौन सा शब्द? और शब्द। पर ये जो केस आप अपने सामने देख रहे हो, इसने उसको इंटरप्रेट किया है जैसे कि अदर अथॉरिटीज का मतलब वही हो या मिलता जुलता हो उस मतलब से जो लोकल अथॉरिटीज का है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चे, कहने का मतलब है ये जो जजमेंट है ये प्रिंसिपल लगा रहा है इजस्टम जेनेरिस का।
इजस्टम जेनेरिस का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी अथॉरिटी अदर अथॉरिटी तभी कहलाएगा अगर वो अथॉरिटी मिलता जुलता होगा बाकी के एग्जाम्पल से जो उस आर्टिकल में दिए गए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि अदर अथॉरिटी। और जब मैं बोलता हूं कि सिमिलैरिटी होगी या मिलता जुलता होगा, तो सिमिलैरिटी किस बात की है? इन सारी चीजों में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे लोकल अथॉरिटी क्यों ना हो, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारी ही ऐसी अथॉरिटीज है जो सरकारी काम करती हैं, पब्लिक नेचर ड्यूटी है उनकी, या फिर ड्यूटी ऑफ पब्लिक नेचर निभाती है सारी की सारी, बीट पार्लियामेंट, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट, बीट स्टेट गवर्नमेंट, बीट लेजिस्लेचर, बीट लोकल अथॉरिटी। और यहां पे सोवरेन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सोवरेन का मतलब यहां पे वो वाला मतलब नहीं है जो प्रियम्बल में था, सर्वोप्रिय वाला। सर्वोप्रिय तो हमारे देश में कोई नहीं है संविधान के अलावा। यहां पे सोवरेन का मतलब है सरकारी काम जैसा काम, मतलब कि एक ऐसा काम जो पब्लिक नेचर का हो। तो इजस्टम जेनेरिस का प्रिंसिपल कि अदर अथॉरिटी का मतलब भी वही है जो अथॉरिटी बाकी सारी अथॉरिटीज जैसी हैं जो इंक्लूडेड है। तो मतलब अदर अथॉरिटी भी लोकल अथॉरिटी जैसी ही होनी चाहिए। जैसी ही का मतलब, क्योंकि लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल काम कर रही है, सोवरेन काम कर रही है, तो अदर अथॉरिटी भी गवर्नमेंटल काम करे, तभी हम उसको इस डेफिनेशन में डालेंगे। अब आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये जो जजमेंट आप पढ़ रहे हो शांताबाई की, ये सही बात कह रही है, सही इंटरप्रिटेशन है आपके हिसाब से, कि लोकल अथॉरिटीज को हमको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए और यही शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, इज जस्टम जेनेरिस, मतलब इट हैज टू बी अ सिमिलर अथॉरिटी लोकल अथॉरिटीज से। बच्चे बताया तो सोवरेन का मतलब जो सरकारी काम कर रही है। यहाँ पे सोवरेन का मतलब वो वाला मतलब नहीं है जो इसका रियल मतलब है। रियल मतलब होता है सर्वोप्रिय, सबसे ऊपर, वो वाला मतलब नहीं। बताओ ये सही कह रही है या नहीं? अगर आपको लग रहा है कि ये जजमेंट सही कह रही है तो वाई टाइप करो। अगर आपको लग रहा है कि ये जजमेंट आपके हिसाब से सही नहीं कह रही है तो एन टाइप करो, वाई एन, इससे मैं पता लगा लूंगा। ज्यादातर बच्चे वाई कहने वाले हैं और कुछ बच्चे एन कहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब मिला जुला है, काफी बच्चे हैं वाई वाले और काफी बच्चे हैं एन वाले। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। आपको क्या, जो भी बच्चे एन बोल रहे हैं, चलो वाई वाले बोल रहे हैं, उनका तो चलो ठीक है कि वो कहीं ना कहीं इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ, अदर अथॉरिटी हम किसी को भी ऐसी मुंह उठा के थोड़ी ना बना देंगे, इट हैज टू बी समथिंग जो सिमिलर है बाकी की अथॉरिटी से। समझ आता है लॉजिक मेरे को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो बच्चे एन बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं, बच्चे आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है? व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद दिस जजमेंट? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, इस जजमेंट के साथ कुछ रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लग रहा है आप लोगों को? कहां गलती कर रहा है मद्रास हाईकोर्ट? किस बात को वो नहीं पकड़ पाया है? वो एक रीजन मुझे बताओ जिसकी वजह से ये गड़बड़ है, और वो रीजन आर्टिकल 12 में ही लिखा हुआ है। एक और हिंट हो गई आप लोगों के लिए, आर्टिकल 12 में वो शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को इसने ध्यान से देखा नहीं। एग्जैक्टली, वेरी गुड बच्चे। बच्चे तेरा नाम बहुत जल्दी ऊपर चला गया, मैं नाम नहीं पकड़ पाया आपका,
पर हाँ, नवनीत मिश्रा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब आप सुन रहे हो, बात को समझ रहे हो। यही मुझे चाहिए अपने बच्चों से, जो बच्चा समझ रहा है। देखो, जिस बच्चे ने थ्रेड पकड़ लिया ना, वो फैन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहेगा कि जिंदगी में मेरे को कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। एक गलती है इस जजमेंट में, ये जजमेंट ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि जो आर्टिकल 12 है वो शब्द और इस्तेमाल करता है भाई, लोकल और अदर अथॉरिटीज है। और जिस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो अदर अथॉरिटीज को, इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो जैसे कि एंड लिखा हो। हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चे, कानून के अंदर हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। कोई भी शब्द बिना बात के या बिना रीजन के नहीं लिख दिया जाता है। एक एक छोटे से छोटा कॉमा भी एक पर्पस के साथ लगाया जाता है। लॉ में इस बात का सबसे ज्यादा महत्व है। ये वकील जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, ये जो टीचर्स आपको इतना पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए एक एक कॉमा का महत्व, एक एक फुल स्टॉप का महत्व, एक एक शब्द का महत्व। क्योंकि कानून में सारा खेल ही भाषा का है। और कानून छोड़ो, ये तो भारतीय संविधान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया है, इतना लंबा समय लेके बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि वो एंड यूज करना चाह रहे थे तो और लिख गया, ऐसा नहीं है। और लिखा है तो सोच समझ के लिखा है, और ऐसा शब्द चूज किया है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि अदर अथॉरिटी के अंदर वो चाहते थे कि ऐसी अथॉरिटीज भी आ पाए जो लोकल अथॉरिटी से भिन्न हो। क्योंकि अगर वो, देखो लॉजिक की बात है, हर चीज दिमाग का खेल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यही चाह रहे थे कि अदर अथॉरिटीज में भी ऐसी अथॉरिटीज आए जो लोकल अथॉरिटीज जैसी हैं या बाकी की अन्य अथॉरिटीज जैसी हैं, तो बच्चों उनको लिखने की जरूरत ही नहीं थी अदर अथॉरिटीज। तो सिंपल वो उस आर्टिकल को लोकल अथॉरिटी पे कवर कर देते। क्योंकि जैसे ही लोकल अथॉरिटी लिखा आया तो हर वो अथॉरिटी जिसमें वो फीचर्स हैं जो लोकल अथॉरिटी में, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई विद इन द डेफिनेशन। जब उन लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतना कष्ट लिया कि और लगाया और अदर लिखा, दैट मीन्स दे वर इंटेंडिंग समथिंग डिफरेंट। दे वर इंटेंडिंग समथिंग डिफरेंट। एंड दैट इज द रीजन कि ये जो एडजस्टम जेनेरिसिस का प्रिंसिपल लगाने की कोशिश करी मद्रास हाईकोर्ट ने, वो बिल्कुल ही इल फाउंडेड है। वो बिल्कुल ही इल फाउंडेड है, बिल्कुल ही गलत है। क्या आप सभी लोग बात को समझ पे कि मैंने क्यों इस जजमेंट से एग्री नहीं किया है? अगर आप लोगों को समझ में आई है तो एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप कर दो। क्यों मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से? क्योंकि यही बात जो मैंने अभी आपको बोली वो आपको लिखनी होगी तुरंत जैसे ही ये जजमेंट आप खत्म करोगे। आप तब तक दूसरी जजमेंट लिखना शुरू नहीं करोगे जो मैं आपको अगली पढ़ाऊंगा, जब तक आप ये बात ना लिखो। वरना क्या होगा, आपकी दो जजमेंट्स के बीच में कनेक्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि ये बच्चा दो जजमेंट रट के आया है और उसके अंदर का कंटेंट रट के आया है और बस उसको उगल दे रहा है। ऐसा नहीं। फ्लो अगर बनाना है तो इस बात को एक लाइन में भले लिख देना कि क्या प्रॉब्लम थी, पर लिखना जरूर। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरी जजमेंट में। और दिमाग को बिल्कुल खुला रखना बच्चे, अभी काम जो है खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, डेट को बच्चे एक बार कंफर्म कर लेना बाई चांस। ठीक है, दूसरा केस जो है हमारा, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहन लाल। और इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो शांताबाई की जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया, वही बात जो हम बोल रहे थे और उन्हीं आधारों पे जो हमने डिस्कस किए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है अदर अथॉरिटीज, ये वाइड है। काफी बच्चे वाइड लिख रहे थे, देखो ये वाइड है और इसके अंदर ऐसी सारी अथॉरिटीज आ सकती हैं जो, ध्यान से सुनना, जो
या तो भारतीय संविधान के अंदर बनाई गई हैं, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा बनाई गई हैं, या फिर किसी कानून के द्वारा बनाई गई हैं, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, जहां पर कानून के द्वारा पावर वेस्ट की गई हो। और ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंटल ही काम करे या फिर सोवरिन ही काम करे। फिर सोवरिन को लेके अपनी गाथा लेके शुरू मत हो जाना। पता नहीं क्या बुरी आदत है कि शब्दों को पकड़ के अपना दिमाग का दही खुद कर लेते हो आप लोग। समझने वाली बात को समझो। सोवरिन नहीं भी लिख के आओगे ना एग्जाम में, दहली भर का फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। समझने वाली बात समझो। हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पहली बात कि शांताबाई की जजमेंट गलत है। पहली चीज, पहला पॉइंट पे तो क्लैरिटी आपको यही हो जाए। दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि ये जो अदर अथॉरिटीज है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मतलब ये ब्रॉडर है लोकल अथॉरिटीज से, और ये ब्रॉडर है बाकी सारी एंटिटीज से जो आर्टिकल 12 में लिखी है। जैसे पार्लियामेंट जब मैं बोलता हूं तो बहुत लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है। पार्लियामेंट मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता हूं फिर से लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है, केंद्र की सरकार। जब मैं लेजिस्लेचर बोलता हूं तो फिर से लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब मैं बोलता हूं स्टेट गवर्नमेंट तो फिर से लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज में बड़ी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई पंचायती राज हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, ग्राम सभा हो गया, ये सब। पर अदर अथॉरिटीज जो है उसका जो पर्सपेक्टिव है बच्चों वो सबसे वाइडर है, सबसे वाइडर है, सबसे वाइड है। ठीक है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये इसलिए वाइड है क्योंकि इसके अंदर वो सारी अथॉरिटीज इंक्लूड हो सकती हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, वो सारी अथॉरिटीज इंक्लूड हो सकती हैं जो या तो भारतीय संविधान के अंदर बनाई गई हैं या फिर किसी अन्य कानून के माध्यम से बनाई गई हैं। या तो भारतीय संविधान के अंदर या फिर किसी अन्य कानून के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है? अगर ऐसा है किसी भी अथॉरिटी के संबंध में तो वो इस अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में गिर सकता है। ये बात जरूर समझना। अच्छा, आप लोगों ने साक्षी कंफर्म कर लिया आपने 1967 ही है? मुझे भी लगा, फिर भी कंफर्म कर लेना बाय चांस। ठीक है, चलो ठीक है, बात समझ में आई कि कोर्ट क्या कह रहा है। पर मैं कह रहा हूं अब आप फिर से पूछता हूं आप लोगों से सवाल, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि ये जो इंटरप्रिटेशन दी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर कि भाई वाइड है और उसके अंदर ऐसी अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्थापित है या फिर किसी कानून के अंदर स्थापित है, वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में गिर सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंटल काम करे जैसा शांताबाई में बोला जा रहा था। आप में से कितने बच्चों को लग रहा है कि ये बेहतर इंटरप्रिटेशन है और यही फाइनल इंटरप्रिटेशन है, सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता? जो भी बच्चे ये वाले हैं बोल रहे वाई, और जिनको लग रहा है कि इसमें भी परेशानी है वो बोले एन। फिर से वाई और एन की बारिश। अच्छा, अब वाई का नंबर जो है बढ़ गया है, तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जजमेंट से एग्री कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो नहीं एग्री कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चे हैं नो वाले, काफी बच्चे हैं यस वाले। ठीक है, नो वालों की भी तादाद अच्छी है। अब जो भी बच्चे आप जो नो बोल रहे हो, चलो यस बोल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हो कि वाइडर इंटरप्रिटेशन है और ऐसी अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, स्टैट्यूट के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, वो आनी चाहिए। पर बच्चे जो नो बोल रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इस जजमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है? कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है आपको इस जजमेंट में कि मतलब दो अपोजिंग बातें बोली जा रही हैं, दो एक दूसरे से अपोजिट बातें बोली जा रही हैं? वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, वेरी गुड। ओके, समझ गया, आइडिया लग गया मेरे को कि आप लोगों का मतलब सही है, बिल्कुल लगभग आप लोग सही जगह सोच रहे हो, पर आपकी सारे ही जो आपने रिस्पॉन्सेज दिए, अगर उसको मैं 2 लाइन में कंक्लूड करूं तो पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, आपको बस देखने की जरूरत है। एक तरफ ये जजमेंट बोल रही है कि इंटरप्रिटेशन जो देनी है वो वाइड देनी है, दूसरी तरफ उसी डेफिनेशन को लिमिट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज पे। एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हमें वाइडली इंटरप्रेट करना है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज हैं। तो ये वाइडर इंटरप्रिटेशन हुई या रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन हुई? एग्जैक्टली यही बात तो समझने वाली है। आपने किस आधार पर किसी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को एक्सक्लूड किया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जब आप बोलते हो कि कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, बच्चे स्टैट्यूट के अंदर कोई अथॉरिटी अगर एस्टेब्लिश होती है, मैं मानता हूं कि हर एक अथॉरिटी ऐसी नहीं होगी जो गवर्नमेंटल फंक्शंस निभाएगी, तो ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज हो जाएंगी जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैं पर वो गवर्नमेंटल फंक्शंस नहीं निभा रही हैं, और वो इस जजमेंट की वजह से इंक्लूड हो जाएंगी डेफिनेशन में। पर फिर भी एक मेजर चंक ऑफ अथॉरिटीज जो किसी स्टैट्यूट के अंदर एस्टेब्लिश नहीं है शायद, वो तो एक्सक्लूड हो जाएंगे। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक्सक्लूड हो रही हैं, प्रॉब्लम ये है ऑन व्हाट ग्राउंड। ग्राउंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। अगर मैं कह रहा हूं कि एक चीज इंक्लूडेड है, समझना मेरी बात को समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि एक चीज इंक्लूडेड है और एक चीज इंक्लूडेड नहीं है, मैंने जो कहा वो मुझे समझ में आ गया कि आपने कहा कि ये इंक्लूडेड है ये नहीं है, पर आप मुझे वजह भी तो बताओ कि आपने ये कैसे डिफाइन किया, आपने ये कैसे डिटरमाइन किया कि ये इंक्लूडेड है ये नहीं है। दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग विद दिस जजमेंट। आप कोई भी जब एक्सप्लेनेशन देते हो यू हैव टू जस्टिफाई इट। तो क्या मिसिंग है? टेस्ट। क्या मिसिंग है? टेस्ट। केवल कह देना कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट काफी नहीं। व्हाट इज दैट डिटरमाइनिंग फैक्टर दैट यू फील कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है? वो है क्या? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फैक्टर? वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आप समझे? आई बात क्लियर, समझ में आई? तो शांताबाई एक लेवल पे है, उसने बहुत रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन दी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उस इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड किया, मैं बोल रहा हूं, मान रहा हूं ब्रॉड किया, बट अभी भी ये सही लेवल पे नहीं पहुंची है। स्टिल स्कोप है, समथिंग इज मिसिंग। अब लेट्स मूव टू द थर्ड जजमेंट। थर्ड जजमेंट है सुखदेव सिंह वर्सेस भागा रत्नम 1975। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जो फंक्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो फंक्शंस हैं किसी भी कॉरपोरेशन के अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, ध्यान से देखना बच्चे, एक एक शब्द का महत्व है, अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और क्लोजली रिलेटेड हैं, किससे? गवर्नमेंट फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड है, तो इस कॉरपोरेशन को भी हम स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से मानी जाएगी कि स्टेट की एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। अभी ये एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी को लेकर कंफ्यूज मत हो, बस इतने भाग पे अपना ध्यान दो, यही भाग है जो महत्वपूर्ण है, समझे? तो अब आ गए हम लोग लेवल नंबर 3 पे, और लेवल नंबर 3 पे बच्चों ये जो जजमेंट है ये क्या कह रही है
ये कह रही है कि कोई कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन मीन्स कोई कंपनी है, तो हम डायरेक्टली एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो स्टैट्यूटरी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब हमारा पर्सपेक्टिव वो नहीं, हम प्राइवेट स्फीयर में जा रहे हैं। जब हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई भी कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन क्या है, बिजनेस ट्रेड की एक्टिविटी करेगी नॉर्मली, तो हम प्राइवेट स्फीयर में चले गए और बोल रहे हैं कि अगर किसी कॉरपोरेशन का फंक्शन ऐसा है जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो और मिलता जुलता हो गवर्नमेंट के फंक्शन से, तो हम ऐसी कॉरपोरेशन को भी बच्चों स्टेट की डेफिनेशन में डालेंगे। तो दो बातें हैं, एक तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन निभाना और उसका, उस फंक्शन का जो मैं निभा रहा हूं उसका मिलता जुलता होना गवर्नमेंट फंक्शन से। ये आधार है इस जजमेंट के अंदर। देखो आधार तो मिला, एटलीस्ट कोई ग्राउंड तो मिला। ये ग्राउंड है किसी भी अथॉरिटी को स्टेट मानने का इस जजमेंट के अंदर। कौन कौन से, फिर से बोलो। पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन निभाना और उस फंक्शन का गवर्नमेंट फंक्शन से मिलता जुलता होना। जब ये दोनों साथ में हो तब इस जजमेंट के अनुसार वो स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगा। तो इस जजमेंट में वो वाली बाधा नहीं है जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले केस में थी कि भाई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी चाहिए हमको, तो यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी चाहिए, वो वाली बाधा नहीं है। इसमें वादा दूसरी है और वादा एक आधार पे है, एक ग्राउंड पे है, विच इज अ गुड पॉइंट। देखो जब भी हमारे पास ग्राउंड होता है, जब भी हमारे पास टेस्ट होता है, तो उसे अप्लाई तो कर सकते हैं ना 10 जगह पे, पता लगाने के लिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है या नहीं। तो इसने हमें एक ग्राउंड दिया है, बहुत बढ़िया ग्राउंड दिया है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन और उनका सिमिलर होना गवर्नमेंट फंक्शन से। अब आप में से कितनों को लग रहा है नहीं प्रेम, दिस इज नॉट एडजस्टम जेनरिस, दिस इज नॉट एडजस्टम जेनरिस। दूसरी वाली बात एक बार को हो सकती है कि वो गवर्नमेंट फंक्शन से सिमिलर वाली, पर जो पहली वाली बात है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अब केवल सरकार ही थोड़ी ना है जो ऐसे फंक्शंस को निभा रही है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मानो कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मुझे पता है आप कूदने लगोगे कि ये है या नहीं है। मानो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जनता को, तो बच्चे वो पब्लिक फंक्शन ही निभा रही है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन ही निभा रही है जो एसेंशियल है, तो वो भी इस एरिया में गिर सकती है जजमेंट के हिसाब से। और जब मैं बोल रहा हूं कि इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गवर्नमेंट फंक्शन जैसा ही होना चाहिए, इट इज समहाउ रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशंस का एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो पूरा प्राइवेट हाथों में है, ठीक है, पर है उसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस, खासकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जो शायद अफोर्डेबल रेट्स पे काम कर रही हो और शायद जिनकी एसेसिबिलिटी ज्यादा हो पूरे देश में। तो वो एक ऐसा फंक्शन है बच्चे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो कनेक्ट कर रहा है लोगों को और वो जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट फंक्शन से, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आई बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ ये जजमेंट देख के आपको क्या लग रहा है, कितना कंफर्टेबल आप लोग फील कर पा रहे हो कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट मान रहे हो जो ऐसा फंक्शन निभा रही है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा सिमिलर है या एग्जैक्टली सेम है, रिलेटेड है गवर्नमेंट के फंक्शन से। और रिलेटेड का मतलब सरकार भी ऐसा काम करती है या कर सकती है, समथिंग लाइक दैट। बताओ। नहीं प्रियंका, आप समझ नहीं रहे, गवर्नमेंट से अटैच्ड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्लोजली रिलेटेड है गवर्नमेंट फंक्शन से, उसका फंक्शन। अब बताओ ये जजमेंट कितने हद तक आप लोगों को सेटिस्फाई कर पा रही है कि ये सही डेफिनेशन है अदर स्टेट की। जितने भी बच्चे इस डेफिनेशन से सेटिस्फाइड हैं वाई टाइप करें, जिन्हें लग रहा है कि अब भी कुछ कमी है एन टाइप करें।
तो काफी बच्चे हैं, फिर से लगभग वही अनुपात मुझको देखने को मिल रहा है कि काफी बच्चे हैं जो एग्री कर रहे हैं और काफी बच्चे हैं जो एग्री नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। पर इतना तो मैं मान के चलूं कि आप लोग अभी तक जितनी जजमेंट पढ़ी उनके मुकाबले सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो इस जजमेंट से। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक कदम और आगे लेके चलता हूं। ये है हमारी चौथी जजमेंट। ठीक है, इसका नाम है रमना दयाराम शेट्टी, आरडी शेट्टी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया 1979 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है बच्चों। सबसे पहली बात तो इस जजमेंट के बारे में आप ये सीखिए कि ये जजमेंट ने सुखदेव सिंह की जजमेंट को, ये वाली जो जजमेंट है जिससे आप खुश हो रहे थे, सुखदेव की जजमेंट को स्वीकार किया है, उसको हटाया नहीं है। तो आरडी शेट्टी में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सुखदेव जजमेंट। पहले ऐसा नहीं था। जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आया उसने शांताबाई को हटाया, उसने डिसएग्री किया। पर यहां पर आरडी शेट्टी सुखदेव को हटा नहीं रहा है, उससे डिसएग्री नहीं कर रहा है, बस उससे एक कदम आगे जा रहा है। वो कह रहा है कि आपने सही बात कही, बस मैं ये और जोड़ना चाहता हूं। ये वाला एटीट्यूड है। ठीक है, क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, आरडी शेट्टी जजमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हम लोगों को एक क्लियर कट टेस्ट देखने को मिलता है और हम लोगों को इसी का इंतजार था। देखो, सुखदेव ने भी हमको टेस्ट दिया, मैं मान रहा हूं टेस्ट दिया, पर ये उतना इलेबोरेटेड नहीं था, बहुत ही लिमिटेड सा था, केवल 2 बातें थी। तो ऐसा अब भी हो सकता था कि काफी अथॉरिटीज जो शायद इंक्लूड होनी चाहिए थी नहीं इंक्लूड हो पाती, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सा पर्सपेक्टिव था। आरडी शेट्टी की खास बात यह है कि ये फुल फ्लेजेड टेस्ट लेके आया। और अच्छी बात क्या हो जाती है जब भी टेस्ट आ जाता है कि हमको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में सवाल उठे कि ये स्टेट है या नहीं, हमको वो टेस्ट अप्लाई कर देना है, हमको वो टेस्ट अप्लाई कर देना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो स्टेट है या नहीं। और देखिए, एक शब्द आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी। इन शब्दों का आशय क्या है आप समझिए। एक बहुत बड़ी परेशानी है, उसको भी हमको लोगों को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने जितनी जजमेंट पढ़ी है, शांताबाई से लेके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेके सुखदेव से लेके अब आरडी शेट्टी पे हम लोग पहुंचे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम हर एक लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अदर अथॉरिटी जो एक्सप्रेशन है उसकी डेफिनेशन हम लोग ब्रॉडर से ब्रॉडर कर सकें, जिससे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटीज आ सकें। यही कोशिश हमारी चल रही है। पर एक बात समझिएगा बच्चों, इस कोशिश की भी एक हद है। यह भी बहुत गलत होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हम लोग इस अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में स्वीकार कर लें जो नहीं होनी चाहिए थी। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होगा इन सारी चीजों से, गवर्नमेंटल फंक्शन से या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन से। तो यह भी जरूरी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड ना हो पाए। इसलिए हमको बढ़ते बढ़ते इतना भी नहीं बढ़ जाना है कि हर कोई स्टेट की डेफिनेशन में गिरे जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आर्टिकल 12 की डेफिनेशन का पर्पस ही नहीं रह जाएगा। फिर तो हर कोई स्टेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट है, फिर स्टेट की डेफिनेशन क्या है? फिर तो आप दुनिया के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर लो, फिर तो पर्पस ही खो गया ना। तो हमको अपनी डेफिनेशन को ब्रॉड बनाना है बच्चों, पर एक हद तक बनाना है जितने हद तक जरूरी है। आरडी शेट्टी की जजमेंट इस मामले में बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को इस टेस्ट को अप्लाई करके, अभी टेस्ट देखने को मिलेगा आपको यहां पे, इस टेस्ट को अप्लाई करके डेफिनेशन के अंदर लाएंगे, उसको हम मानेंगे कि वो स्टेट की एजेंसी है या फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। हम ये नहीं कह रहे कि वो स्टेट है। स्टेट होती तो फिर
अलग ही बात है। स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, मतलब देयर इज सम कनेक्ट विद लोकल अथॉरिटी, सम कनेक्ट विद पार्लियामेंट, सम कनेक्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब देयर इज समथिंग विच इज कॉमन, विच इज रिलेटेड इज अदर अथॉरिटी में और उन सारी अथॉरिटीज में जो पहले डेफिनेशन में आ रही है। फिर से एडजस्टम जेनरिस मत बोलने लगना। एडजस्टम जेनरिस का मतलब होता है ज्यों का त्यों, सेम टू सेम। यहां पे सिमिलैरिटीज और बहुत लिमिटेड सिमिलैरिटीज हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ। अब देखो टेस्ट क्या है। अब ये टेस्ट आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट, यहां पे अभी समझने की कोशिश करो। जब क्लास खत्म हो जाए, जब पीपीटी वगैरह मिल जाए, तब याद कर लेना एक बार, ठीक है? क्या है टेस्ट? सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अदर स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी नहीं गिरेगी, आप देखो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस का सोर्स क्या है? उसके पास जो पैसा आ रहा है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है चलेगी तो पैसे से ही। दुआओं पे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं है आजकल, आदमी नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन कहां से चलेगी दुआओं पे? तो उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेस्ट है बच्चे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो फंडिंग है वो पब्लिक मनी से आ रही है, पब्लिक मनी मतलब टैक्स पेयर्स मनी से आ रही है, सरकारी पैसे से आ रही है, तो ये एक पहला, अभी ये डिटरमाइनिंग नहीं है, ये एक पहला इंडिकेशन है कि हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन अदर स्टेट की डेफिनेशन में गिरे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ फंडिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। और देखो जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमको क्लियर कट आंसर ना मिले। ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है, जिसमें से एक सोर्स शायद सरकारी पैसा भी हो। तो केवल सरकारी पैसा देख लिया तो हमको चमक नहीं जाना है कि ये तो भाई स्टेट ही है, नहीं 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 सर, सोर्स भी होना चाहिए सरकारी पैसा, और वो जो पैसा होना चाहिए वो चीफ सोर्स होना चाहिए, मतलब एक मेजर सोर्स होना चाहिए। ये मान के चलिए कि वो पैसा नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। तो सोर्स ऑफ फंडिंग होना काफी नहीं है सरकारी पैसे का, चीफ सोर्स ऑफ फंडिंग होना जरूरी है। मतलब जो फंडिंग का लेवल हो, जो अनुपात हो, वो जो रेशियो है वो अच्छा खासा होना चाहिए इन रिलेशन टू द टोटल इनकम, इन रिलेशन टू द टोटल फंडिंग। पहली बात। दूसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेट के पास इस अथॉरिटी के ऊपर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए। डीप एंड परवेसिव, और एंड लगा हुआ, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक तो ये बात हो गई कि जो राज्य है वो कंट्रोल कर रहा है इस अथॉरिटी को, एक तो ये हो गया सीधा सीधा। पर ये जो टेस्ट है कि कंट्रोल कर रहा है राज्य, ये बहुत ही वेग है, क्योंकि लगभग जो भी अथॉरिटीज देश में काम करती हैं कुछ हद तक तो हमारा जो राज्य है उनको कंट्रोल करता ही है, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ना किसी कानून से तो रेगुलेट हो ही रही होगी, या फिर किसी ना किसी कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन उसका हो रखा होगा। सही बात है। तो ऐसी तो कोई भी अथॉरिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है इस देश के अंदर जिसके ऊपर स्टेट का कोई कंट्रोल ही ना हो, ऐसा तो है ही नहीं। कंट्रोल तो सबके ऊपर है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, अनुपात कम ज्यादा होगा, पर कंट्रोल सबके ऊपर है। इसलिए टेस्ट ये नहीं है कि बच्चों स्टेट का कंट्रोल है उस अथॉरिटी के ऊपर, टेस्ट ये है बच्चों कि वो जो कंट्रोल है वो डीप भी है और परवेसिव भी है, मतलब अच्छे लेवल का कंट्रोल है। मतलब जो डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, उस अथॉरिटी के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें स्टेट का बड़ा अहम रोल है। ये मान के चलिए
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लिए गए फैसले काफी हद तक राज्य से इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है। इसको बोलते हैं डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। केवल कंट्रोल नहीं, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, गहरा और व्यापक कंट्रोल। समझे? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अदर स्टेट की डेफिनेशन में गिरने के लिए डीप एंड परवेसिव कंट्रोल चाहिए। नहीं बेटा प्रेम, एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं। एब्सोल्यूट कंट्रोल अगर चाहिए होता तो हमें इतने फैंसी शब्द यूज करने पड़ते, तो सिंपल लिख देते कि एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए। ये भी समझिए, ऐसे आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी जहां पर स्टेट का कंट्रोल ना हो। वैसे ही ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ पाना जिसपे पूर्णतः राज्य का कंट्रोल है, वो भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसपे पूर्णतः राज्य का ही कंट्रोल हो, तो वो राज्य अपने आप बनी जाती है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट। तो उसके बारे में इतने सवाल उठेंगे ही नहीं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसा सवाल उठ रहा है कि वो स्टेट है या नहीं, तो एब्सोल्यूट कंट्रोल वाली परिस्थिति नहीं है, ये तो हम मान के चलेंगे। पर कंट्रोल का जो लेवल है बच्चों, वो हल्का फुल्का नहीं है, हल्का फुल्का नहीं है। अभी बच्चे एग्जाम्पल नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझो। आप फिर खुद से इस टेस्ट को लगाना उन सारी अथॉरिटीज के संबंध में जिसके बारे में आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, क्यूरियोसिटी है, और खुद आप परिणाम पाओगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट होनी चाहिए या नहीं। सबसे बेहतर तरीका यही है जानने का। ठीक है? तो डीप एंड परवेसिव कंट्रोल चाहिए। ठीक है? अब आओ तीसरी बात में। फंक्शन, ये सुखदेव वाली जजमेंट से आ रही है ये वाली बात। फंक्शनल कैरेक्टर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो गवर्नमेंटल है एसेंस में, रियलिटी में नहीं, एसेंस में। समझिएगा, फंक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या है? आप याद करो सुखदेव की जजमेंट, ये वाली बात। फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस। इसी बात को दूसरी भाषा में लिख दिया यहां पे कि जो फंक्शंस हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसका जो कैरेक्टर हो वो गवर्नमेंटल हो एसेंस में। अब इससे मतलब क्या है? देखो, आमतौर पर गवर्नमेंटल फंक्शंस कौन निभाता है? गवर्नमेंट खुद। गवर्नमेंट खुद, और गवर्नमेंट तो स्टेट है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और वो भाई पंचायती राज वगैरह भी है लोकल अथॉरिटीज के अंदर। तो उनके बारे में तो कंफ्यूजन है ही नहीं। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग जिसका जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंटल है कुछ हद तक। पूर्णतः होता तो वो पहले वाले सब्जेक्ट मैटर्स में आ ही जाता। कुछ हद तक एसेंस में, मतलब वो जो संस्था जो काम कर रही है वो देखा जाए मूलतः एक सरकारी काम है या सरकार जैसा काम है। कोई मुझे एग्जाम्पल, आप मुझसे एग्जाम्पल पूछते हो, मैं आपको एग्जाम्पल पूछूं, कोई भी सोच पा रहे हो दिमाग के अंदर? ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पूछ रहा, कोई भी ऐसा फंक्शन जो सरकार जैसा हो पर सरकार ना कर रही हो। रॉ, वाह रॉ, क्या एग्जाम्पल दिया। ठीक है, सरकार के द्वारा ना हो रहा हो पर काम सरकारी जैसा लग रहा हो। हाँ, टेलीकम्युनिकेशन जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आप कभी इसे को कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। हर गवर्नमेंटल जैसा दिखने वाला फंक्शन गवर्नमेंट नहीं निभाती। बहुत ऐसे फंक्शंस हैं जो प्राइवेट एंटिटीज के पास हैं जिनका नेचर एसेंशियली गवर्नमेंटल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है,
अगला देखो, एक तो भैया सीधा सीधा टेस्ट है, सबसे आसान टेस्ट है। वो क्या है कि अगर कभी किसी सरकार का डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया है किसी कॉरपोरेशन को, तो ऑटोमेटिकली वो कॉरपोरेशन जो है बच्चों, वो क्या हो जाएगी, वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगी। अब पर एक बात बता दूं इस रिक्वायरमेंट के बारे में, ये रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है बच्चों हर केस में सेटिस्फाई हो। ये केवल एक, मानो एक तरीका है कि अगर ये है तो पक्का स्टेट है, कुछ ऐसा कहने वाली स्थिति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानो अभी के समय पे कोई भी एक काम है जिसको सरकार खुद कर रही है, सरकार का डिपार्टमेंट बैठ के ही उसको कर रहा है, सरकार का कोई भी विभाग जो है उस काम को कर रहा है। अभी मानो फॉर एग्जाम्पल, आज के 1 साल बाद या 2 साल के बाद वही काम जो एक सरकारी विभाग कर रहा था, वो काम प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत कॉमन है। वही काम जो सरकार कर रही थी, उसका विभाग कर रहा था, वही काम हमने किसी और को दे दिया, अन्य अथॉरिटी को दे दिया। जब भी ऐसा होगा बच्चों, तो वो अन्य अथॉरिटी गवर्नमेंट तो बन नहीं जाएगी, पर वो अन्य अथॉरिटी अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाएगी, मतलब स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। और ये सबसे आसान तरीका है इन सब में से। आप अगर देखो तो सबसे इजी ये वाला है पता लगाना, क्योंकि ये सीधा फैक्चुअल है। ये तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कभी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ है क्या, हाँ तो बात खत्म। इन सब में आपको थोड़ा सा दिमाग मारना पड़ेगा, बाकी सब में इसमें सबसे कम दिमाग मारना पड़ता है, सबसे सीधा साधा सा टेस्ट है ये, ठीक है। और आखिरी द लास्ट वन, हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि वो जो कॉरपोरेशन है क्या वो मोनोपोली एंजॉय करती है, क्या उसका जो स्टेटस है वो मोनोपोली का है। और मोनोपोली का मतलब ऐसा नहीं कि केवल मोनोपोली है तो काम चल जाएगा। वो जो मोनोपोली है वो स्टेट ने कन्फर की है क्या, स्टेट ने दी है क्या, या फिर अगर स्टेट ने नहीं दी है तो क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है क्या उसको। तो दो बातें, एक तो किसी संस्था के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी कॉरपोरेशन के पास मोनोपोली का स्टेटस होना, और दूसरा उस मोनोपोली का या तो स्टेट के द्वारा कन्फर किया जाना या फिर स्टेट के द्वारा सुरक्षित किया जाना, प्रोटेक्ट किया जाना। अब सबसे पहले मोनोपोली का मतलब क्या है समझते हैं बच्चे। मोनोपोली का मतलब क्या है, एक शब्द में बता सकता है मुझे, एक शब्द या 2 शब्द में, व्हाट इज मेंट बाय दिस मोनोपोली, हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं इसको। हाँ, एकाधिकार, पर मतलब आशय क्या है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से जब हम ये शब्द इस्तेमाल यूज कर रहे हैं कि मोनोपोली है, इसका मतलब क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मुझे आंसर बहुत अच्छा लगा, उस बच्चे ने लिखा नो कंपटीशन या फिर लेस कंपटीशन। तो खासकर मार्केट के पर्सपेक्टिव में, मार्केट के पर्सपेक्टिव में आपको काफी ऐसी संस्थाएं दिख जाएंगी जहां पे आपको मोनोपोली देखने को मिलेगी, पर हर एक मोनोपोली टारगेट नहीं है बेटा। यहां पे अगर कोई भी ऐसा व्यापार है जो कोई संस्था कर रही है और उसकी मोनोपोली है उस व्यापार पे, और कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है जो वही प्रोडक्ट या सर्विसेज देता हो, तो हम मानते हैं कि ये संस्था की मोनोपोली है, ठीक है। पर आमतौर पर ये मोनोपोली बिजनेस में अच्छा होने की वजह से भी आ जाती है। जैसे ये जो कंपनी है प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बेच रही है या सर्विसेज ही इतना अच्छा दे रही है कि लोगों का विश्वास इतना है इसके ऊपर कि समय दर समय इसके जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो खत्म हो गए हैं, या फिर इस मार्केट में कोई उतरना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे डर लगता है इस कंपनी से कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने कम दामों पे नहीं दे पाएगा। तो ये भी मोनोपोली है, पर ये मोनोपोली राज्य ने नहीं दी है, ना ही राज्य सुरक्षित करता है।
ये तो केवल सर्कमस्टांसेस की वजह से कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, दाम इतने कम है कि उस कंपनी की मोनोपोली बनी हुई है। तो हम इस मोनोपोली की बात नहीं कर रहे। मोनोपोली चाहिए हमको कि किसी प्रोडक्ट पे, किसी सर्विस पे, किसी संस्था की मोनोपोली है, पर वो मोनोपोली या तो सरकार ने दी है, मतलब सरकार ने उस कंपनी को ये अथॉरिटी दी है कि आप ही ये काम करो और कोई नहीं करेगा। तो क्या हुआ, बिजनेस में अच्छा होने की वजह से मोनोपोली नहीं बनी, सरकार ने दिया है अधिकार कि मैं ही इस काम को करूंगा, इसलिए मेरे पास मोनोपोली है। या फिर मोनोपोली मैंने खुद स्थापित कर ली, सरकार ने नहीं दी मेरे को, मैंने काम अच्छे से किया और मेरी मोनोपोली डेवलप हो गई। अब सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है मतलब बाकी के कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है, उनको उस व्यापार में नहीं उतरने देती है। तो क्या है, मोनोपोली सरकार ने दी नहीं मुझको, पर मेरे पास जो मोनोपोली है उसको प्रोटेक्ट करती है। इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति बनती है अगर किसी भी संस्था के संबंध में, जिसको राज्य ने, स्टेट ने मोनोपोली दे रखी हो, या फिर मोनोपोली दी नहीं है तो उसके पास जो मोनोपोली है उसको प्रोटेक्ट करती हो, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है बच्चों, किस बात का, कि वो जो संस्था है वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में गिरेगी। पर मैं आपको एक बात बताऊं, इन सभी सारे हम लोगों ने पढ़ लिए, सारी चीजें समझ ली, आप एक बात को मानिएगा, ये केवल तरीके हैं, ये केवल तरीके हैं, टेस्ट हैं पता लगाने के कि कोई भी अथॉरिटी अदर स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी या नहीं। इनमें से कोई भी डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, ये सब इशारे हैं, इंडिकेशंस हैं। केवल इसकी वजह से होने से हम ये 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि वो अदर अथॉरिटी में गिरी जाएगी। सेम विद दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस। वैसे इसके सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, पर फिर भी 100% गारंटी इनमें से किसी के संबंध में नहीं है। ये केवल टेस्ट है जो बारी बारी से हम किसी भी अथॉरिटी के संबंध में लगा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी अथॉरिटी के संबंध में एक टेस्ट सेटिस्फाई हो, किसी के में 2 हो जाएं, किसी के में 3 हो जाएं, किसी में 4 हो जाएं, किसी के में 5 हो जाएं। और जितने ज्यादा ये टेस्ट सेटिस्फाई होते जाएंगे किसी भी अथॉरिटी के संबंध में, उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो अदर अथॉरिटी है। और जितने कम हो पाएंगे उतना हो सकता है कि कम चांसेस बने। तो ये केवल टेस्ट है, मापदंड है। आखिरी फैसला तो बच्चे कोर्ट का ही रहेगा, आखिरी फैसला तो कोर्ट का ही रहेगा। वो इन सारे टेस्ट को अप्लाई करके फैसला खुद ही लेगी कि उसे क्या लगता है, सारी परिस्थितियों को कवर करके, सारे सर्कमस्टांसेस को देख करके कि इस प्रॉपर अथॉरिटी को, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को हमको स्टेट मानना चाहिए या नहीं, मतलब अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में लाना चाहिए या नहीं। ये केवल तरीके हैं, ये केवल इशारे हैं बच्चों, ठीक है। किसकी फंडिंग होनी चाहिए बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उसी अथॉरिटी की जिसको हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है या नहीं। अगर उसकी जो फंडिंग है वो सरकार से आ रही है और अच्छे लेवल पे आ रही है तो एक अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बता दो कि आप लोगों के जो कंफ्यूजन है कि अदर अथॉरिटी मतलब क्या। तो ये जो 4 मैंने आपको केसेस पढ़ाए इन सीक्वेंस, हम लोगों को समझ में आ गए हैं। शांताबाई में क्या बोला गया, फिर कैसे हम लोगों ने एक कदम बढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, फिर हमने एक और कदम बढ़ाया सुखदेव सिंह के अंदर, और हम फाइनली पहुंचे आरडी शेट्टी पर। अब देखिए ये जो टॉपिक है, समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, रियलिटी से भी हमारा बना रहे रिलेशन बड़ा जरूरी होता है। ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये जो स्टेट की डेफिनेशन और ये जो केसेस मैंने आपको समझाए हैं बच्चे, इस पे अच्छा आंसर लिखना आसान बात होती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अच्छा आंसर लिखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका जो फ्लो हो आंसर में वो बहुत अच्छा हो। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये चैलेंज भी है, क्योंकि ये सबसे कठिन आंसरों में से एक आंसर होगा। क्योंकि वो बच्चा जो इस पूरे टॉपिक को समझ नहीं पाया है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड रह गई है, वो बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले इस टॉपिक पे अच्छा आंसर लिख नहीं पाएगा। रीजन ये है कि इस टॉपिक में हर एक आगे आने वाली चीज पहली वाली चीज से जुड़ी हुई है,
और आप में से काफी बच्चों का एटीट्यूड क्या होता है कि वो टुकड़ों में पढ़ते हैं किसी भी चीज को, और वो टुकड़ों को याद कर लेते हैं और उन टुकड़ों को टुकड़ों के ही फॉर्म में अपने आंसर में लिखाते हैं। बिट्स एंड पीसेस बोलते हैं इसको। वो वाली अप्रोच आप इसमें नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो केवल खाना पूर्ति होगी। तो आप एक काम जरूर करिएगा बेटा, मेरी आप सभी लोगों से दरखास्त है, जरूर करिएगा, आज ही कर लीजिएगा, हो सके तो कल कर लीजिएगा क्लास से पहले। एक बार पेन उठा के कोशिश करना कि आर्टिकल 12 को डिफाइन करने की कोशिश करना लगभग 1-1.5 पैरा में। और इन केसेस का मैं नहीं कह रहा कि आप सब कुछ लिखो, एक लाइन में 2 लाइन में सारे केसेस का सार लिखने की कोशिश करना है। अगर आपने ये कोशिश करी तो आपको एक अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि कल को जब मैं आंसर लिख रहा हूंगा मेंस में तो मेरे दिमाग में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि बच्चे जब हम लोग लिखने बैठते हैं ना तो हमारे बहुत डिफरेंट चैलेंजेस अराइज होते हैं इन कंपैरिजन टू जब हम किसी चीज को समझने बैठते हैं। अगर टीचर अच्छा है, अगर किताब अच्छी है तो समझ में आ जाती हैं चीजें, पर लिखने में क्योंकि केवल और केवल आपका ही रोल होता है तो वहां पे चैलेंज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपकी कोई सहायता कर नहीं सकता है आपके अलावा कोई और। इसलिए हमेशा अपना ये नियम बना लीजिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको लिखने की कोशिश करें, और आज तो जरूर करें। वरना क्या होगा बच्चे, वरना वही होगा कि आप टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पढ़ते चले जाओगे और आपको लगता चला जाएगा कि मेरे को सब समझ में आ गया, और आपको समझ में आ भी गया है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, टीचर की भी कोई गलती नहीं है, बुक की भी कोई गलती नहीं है। परेशानी क्या होगी, आप उसको लिख नहीं पाओगे जब जरूरत पड़ेगी। वो तभी हो पाएगा जब आप साथ के साथ अपने लेखन की भी प्रैक्टिस करते रहोगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल करो। मैं तो पीपीटी बनाता ही इसी फ्लो में हूं। आपको ये आंसर लिखने में जितना मैंने आज पढ़ाया है, मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, हमने जितना आर्टिकल 12 पे पढ़ा है इंक्लूडिंग दिस सेक्शन एंड दीज 4 केसेस, आप इसको टेस्ट करना आज लिखने की। कम से कम 40-45 मिनट लग जाएंगे इसको लिखने में। सच बता रहा हूं आपको, 40-45 मिनट इसको जो हमने अभी पढ़ा। और हमको एग्जाम में कितना समय मिलना है? 15 मिनट, 20 मिनट। तो आप खुद सोच लो कि आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज है बच्चों। निकालना तो मेंस है ना, तो ये चैलेंजेस को आज स्वीकार कर लो और उन पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके बता दो कि क्या हम लोग स्टेट की डेफिनेशन समझ चुके हैं और हमारे जो केस लॉज हैं वो कवर है। बताओ फटाफट से। बच्चे ऐड करना है करो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। आप जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो उतना कर लो। बस हमेशा ध्यान रखना बेटा, वो ज्ञान के मार्क्स नहीं मिलेंगे जो आप घर में बैठ के अपने कमरे में अर्जित कर रहे हो। मार्क्स मिलेंगे जो आप कल को अपनी शीट में लिख के आओगे। तो जितना ज्ञान अर्जित करना है करो, कोई मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, पूरी छूट है। जो सबसे मोटी कमेंट्री हो लाइब्रेरी में उसको उठाना। अगर उसको आप पेपर तक लिख के आ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, पर अगर वो नहीं हो पा रहा है ना तो केवल केवल समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा क्विज की जल्दी हो गई अभी से। हाँ, डॉक्ट्रिन वॉक्ट्रिन पढ़ लें, डॉक्ट्रिन वॉक्ट्रिन पढ़ लें क्या? न्यू टॉपिक नहीं बेटा, अभी आर्टिकल 13 के ऊपर जो केसेस हैं वो हम लोगों को कवर करने हैं, वही सारी डॉक्ट्रिन जो बता रहा था मैं आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा दूं? अभी टाइम है बेटा हम लोगों पे, अभी खत्म तो नहीं कर सकते हमको क्लास पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही, है ना। तो एक काम करता हूँ, एक डॉक्ट्रिन पढ़ा देता हूँ, एक, ठीक है, एक डॉक्ट्रिन पढ़ा देता हूँ, बाकी जो रह जाएंगी वो कल पढ़ा दूंगा। तो आपकी भी बात रह गई, मेरी भी बात रह गई, और समय भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है।
बस एक डॉक्ट्रिन तो पढ़ लो, इतना तो कर लो, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले बच्चे हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और आप देखो एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैं सब कुछ आपको केसेस के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूं। आपको भी यही करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे कहीं डॉक्ट्रिन्स लिखी नहीं गई हैं। तो आपको डॉक्ट्रिन समझनी है, केस का नाम याद करना है, और उस केस के अंदर क्या लिखा गया था, उस डॉक्ट्रिन के बारे में क्या हेल्ड किया गया था, वो याद करना है। केवल ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन है क्या, केसेस कौन से इन्वॉल्व हैं, और उन केसेस के अंदर क्या हेल्ड किया गया उस डॉक्ट्रिन के संबंध में, ठीक है। अब भूल जाओ बेटा, आर्टिकल 12 भूल जाओ। कोई भी अगर कंफ्यूजन डाउट रह गया हो तो सैटरडे को कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और कभी वीडियो को दोबारा देखने में शर्माना नहीं बच्चे। अगर मैं आपकी जगह होता और कभी किसी समय पे था जब इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहा था अपने लॉ कॉलेज में, तो ऐसा हुआ है कि मैंने एक ही टीचर का लेक्चर 4-4, 5-5 बार जाकर अटेंड किया है, अलग अलग सेक्शंस में। वो टीचर परेशान हो जाता था सच में मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे ही पढ़े हैं कि मेरे सेक्शन में आज क्लास हो गई, कल दूसरे सेक्शन में वही क्लास होने वाली है, तो मैं जाके पहली सीट पे बैठ जाता था कि भाई मेरे को समझाओ दोबारा से। और ऐसा 2 बार से भी ज्यादा हुआ है, ठीक है। तभी मैं जब जाता हूँ नॉर्थ कैंपस तो टीचर्स, हाँ कि वही बच्चा है, वही बच्चा है एक ही लेक्चर को 5 बार लेता था, है ना। टीचर्स तो टीचर्स हैं बेचारे, याद रखते हैं आज भी। चल सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ो केस का नाम, भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये भिकाजी आपकी नमकीन नहीं है, आलू भुजिया वगैरह मत लिखाना अपने एग्जाम में कि भिकाजी की तो हमने आलू भुजिया खाई है। भिकाजी नाम होता है ना, एक ब्रांड आती है ना भिकाजी, अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ। एक तो हल्दीराम आती है, एक भिकाजी भी आती है ना तो हाँ आती है, मैंने खाई है, मुझे मालूम है। शायद मेरे घर, अच्छा बीकानेरी होती, भिकाजी इज नॉट अ ब्रांड। भिकाजी नमकीन इज अ ब्रांड। नहीं मैं कोई नकली ले आया क्या अपने घर पे, है भिकाजी। मेरे को दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिया आपने। अच्छा बीकानेर है, हाँ भिखाजी है, भिखाजी है भिखाजी, मैं लाया हूँ यार और अच्छा था, अच्छा है उसका आलू भुजिया वगैरह, वाज वेरी नाइस मैं क्या बोल रहा हूँ क्लासेस में अच्छा इस भिखाजी का उस भिखाजी से कोई लेना देना नहीं है, पर याद रख लो, याद करने में क्या प्रॉब्लम है, पर याद ही करना। या भिखाजी नमकीन मत लिख के आ जाना, भिखाजी नमकीन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का केस है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का। ये डॉक्ट्रिन जो एक्लिप्स की है, भिकाजी केस के अंदर इलेबोरेट की गई पहली बार पूरी डिटेल में। और देखो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ना, सबसे आसान डॉक्ट्रिन है समझने के लिए, केवल समझने वाली बात है। एक बात को लेके मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूं, पहले से ही आपको थोड़ा सा कॉशन दे देता हूं, क्योंकि ये सब बच्चों के साथ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ भी होगा। आप भी इतने खास तो नहीं हो, समझदार हो पर खास इतने तो नहीं हो। डॉक्ट्रिन्स पढ़ने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तब तो पढ़ लेते हैं, पर बाद में खिचड़ी हो जाता है क्योंकि ये सारी डॉक्ट्रिन्स ना अलग अलग हैं, पर लगभग लगभग हर डॉक्ट्रिन का जो पर्पस है वो एक जैसा ही है, या फिर कम से कम ये मान लो कि एक जैसा लगता है, समझे। अब भूल जाओ भिखाजी को, ठीक है। अच्छा अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत पसंद है अमिताभ बच्चन जी। अब सुन लो एक्लिप्स की डॉक्ट्रिन क्या है। तो जब हम बच्चे डॉक्ट्रिन्स को पढ़ेंगे तो मैंने जो आपको क्लास के शुरू में बोला उसको कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत परिस्थिति होती है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया एक्लिप्स का एग्जाम में और बच्चा वहां पे सीवरेबिलिटी समझा रहा है बैठ के, ऐसा बहुत हो जाता है। आप मत सोचना, क्योंकि वहां पे जो आपका मेंटल सेटअप होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता जितना अभी है, समझना, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। तो जब क्लास खत्म हो जाएगी या जिस दिन मैं सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़ा दूंगा, सबको एक एक लाइन में
डॉक्ट्रिन क्या है, क्या मतलब है, कौन सा रिलेवेंट केस है। हाँ, बहुत ध्यान से एक ही पन्ने में सारी डॉक्ट्रिन कवर कर लेना, ठीक है। सब हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालने की जरूरत नहीं है, डॉक्ट्रिन से शॉर्ट नोट आता है ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। अब सबसे पहले समझो एक्लिप्स का मतलब क्या है। एक्लिप्स का, अब मुझे कोई बता सकता है एक्लिप्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? चैट बॉक्स में, आप तो बड़े ज्ञानी लोग हो। हाँ, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है हिंदी में बच्चे? हाँ, एक पेज में करना पड़ेगा प्रीति बेटा। जितने छोटे नोट्स होते हैं ना, उतनी तारीफ होनी चाहिए आपकी। जितने बड़े नोट्स हैं, उतनी तारीफ नहीं बनती है आपकी। बच्चे उल्टा सोचते हैं, क्योंकि मेहनत वाली फीलिंग आती है जब हम मोटे मोटे नोट्स बनाते हैं। गलत है बेटा, बिल्कुल गलत। नोट्स जितने ब्रीफ हों, जितने शॉर्ट हों, उतना बढ़िया है। हाँ, सोलर एक्लिप्स, ग्रहण, वेरी गुड। क्या होता है ग्रहण? ग्रहण में क्या होता है बच्चे? कभी देखा है ग्रहण? देखा है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण? क्या होता है? किस चीज को, किस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं कि ग्रहण लग गया? एक तो होता है मेरी जिंदगी में तूने ग्रहण लगा दिया, वो वाले ग्रहण की बात नहीं कर रहा मैं, तो उसका भी मतलब यही होता है। पर सूर्य ग्रहण में क्या होता है, या चंद्र ग्रहण में क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओवरशैडो, जब एक चीज दूसरी चीज को ओवरशैडो कर देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसको अपनी परछाई से कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं ग्रहण लगना, एक्लिप्स लगना। तो चांद के आगे जब कोई दूसरा प्लेनेट आ जाता है तो बोल देते हैं चंद्र ग्रहण है। सूरज के सामने आ जाता है तो बोल देते हैं सूर्य ग्रहण है। जिंदगी के सामने आ जाता है तो बोल देते हैं जिंदगी में ग्रहण है ना? क्लियर है? तो एग्जैक्टली वही मतलब है इस एक्लिप्स की डॉक्ट्रिन का। एग्जैक्टली वही है, उससे एक पॉइंट ज्यादा नहीं है बच्चों, और उससे एक पॉइंट कम नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी अगर ऐसा कानून होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब मैं जो बोल रहा हूं, कोई भी अगर ऐसा पनौती तो देखो, हंसी की बात मत किया करो आप लोग चैट बॉक्स में, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा कानून होगा जो हमारे पार्ट 3 के खिलाफ जाएगा, मतलब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि वो शून्य हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 की लैंग्वेज है। और आर्टिकल 13 का सब आर्टिकल 1 जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस के बारे में बात करता है, वो क्या कहता है कि कोई भी लॉ जो एग्जिस्टिंग है, कोई भी लॉ जो एग्जिस्टिंग है और उस समय पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है, और वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को वायलेट कर रहा है, ठीक है, या उसका कोई भी भाग वायलेट कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो कानून या उसका वो भाग जो है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस शून्य होने का मतलब क्या है, ये समझा रही है हमको ये एक्लिप्स की डॉक्ट्रिन। ये बोल रही है कि जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी कानून वॉइड हो जाएगा, तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि उस कानून में हम जाके आग लगा देंगे या कुछ और कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, गाड़ी चढ़ा देंगे उसके ऊपर। नहीं, वो कानून जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, उस पे कतरे भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा कि वो ओवरशैडो हो जाएगा। क्या होगा? वो ओवरशैडो हो जाएगा किससे? उस नए कानून से, उस नए कानून से। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कानून है, ये लॉ है, ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ है, इफेक्ट में है, अभी हमारा भारतीय संविधान आया नहीं है। अब हमारा भारतीय संविधान आ गया है, भारतीय संविधान में एक पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं। अब उस फंडामेंटल राइट में से कोई एक या दो फंडामेंटल राइट है जो क्लैश कर रहे हैं इस कानून से, इस एग्जिस्टिंग लॉ से। तो क्या होगा कि ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है ये ओवरशैडो कर दिया जाएगा उस फंडामेंटल राइट के द्वारा, या उस
या उस पार्ट 3 के द्वारा। लॉ अभी भी है, वहीं का वहीं है, बस उसको हम लोगों ने ढक दिया है, उसको हमने ओवर शेडो कर दिया है। तो उस कानून को क्या लग गया है? ग्रहण लग गया है। वो कानून है, कानून कहीं नहीं गया, वो कानून है, अभी भी है। जब जब चंद्र को ग्रहण लगता है तो चांद खत्म थोड़ी ना हो जाता है, चांद तो वही है, बस दिख नहीं रहा है, बस दिख नहीं रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, लॉ है बच्चों, वहीं का वहीं है। हुआ क्या? वो ओवर शेडो हो गया है, उसको छुपा दिया गया है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये मजाक की बातें कर ही क्यों रहे हैं, छुपा देना ये सब क्या है, क्या बकवास है ये, छुपा दिया है मतलब क्या, क्यों की हमने ऐसी बच्चों वाली बात? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। क्या रीजन है? अगर हम लोग ये बोल देंगे, ध्यान से सुनना, यहां पे आपको पूरा लॉजिक समझ में हो जाएगा। अगर हम ये बोल देंगे कि वॉइड होने का मतलब ये है कि वो जो कानून है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, उसका परिणाम क्या होगा कि कल को मानो फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव हुआ और ऐसे भाग में बदलाव हुआ, ऐसे हिस्से में बदलाव हुआ जिस हिस्से की वजह से कोई कानून खत्म हुआ था, कोई कानून डिस्ट्रॉय हुआ था। अब वो बदलाव होने के बाद उसी चीज के बारे में हमको नया कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला कानून तो डिस्ट्रॉय हो गया। पर वही अगर हम लोग ये बोल देते हैं कि वो जो पहले वाला कानून है जो कॉन्ट्राडिक्टरी था फंडामेंटल राइट से, उस भाग से, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, वो केवल ओवरशैडो हो गया था, उसको हमने ढक दिया था। तो इससे फायदा ये होगा कि कल को अगर फंडामेंटल राइट में कोई बदलाव किया गया और उस भाग में बदलाव किया गया जिसकी वजह से वो ओवरशैडो हुआ है, तो वो जो शैडो है वो हट जाएगी और वो कानून फिर से इफेक्ट में आ जाएगा। हमें दोबारा ऐसा कानून पारित नहीं करना पड़ेगा, बार बार वही कानून बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा हो जाता है एक्लिप्स की डॉक्ट्रिन का। एग्जैक्टली हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो खत्म हो गया। कल को फंडामेंटल राइट वो नहीं भी रहेगा, फिर हमको नया कानून बनाना पड़ जाएगा, पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ जाएगी। फिर बना नहीं बना, कानून बनाना इतना आसान थोड़ी ना बेटा। पार्लियामेंट में बिल पास होगा, प्रेसिडेंट सब साइन करेंगे, हजारों चीजें। पर वहीं अगर उस कानून को हम लोग उठा के रख दें, उस पर उसको ढक दें, और कल को जब अगर उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, उसको उठा के वापस ले आए, बात खत्म, बात खत्म। अच्छा लग रही है क्या मेरी तबीयत अभी भी खराब लग रही है क्या? ऐसा मत बोलो यार। हाँ थोड़ी थकावट तो मुझे भी लग रही है, तभी मैं टेक लेके खड़ा हूं थोड़ा सा, बट चलो कोई बात नहीं। आ रही है बात समझ में? जो मैंने अभी बात बोली क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही, कि घर का जैसा पुराना सामान होता है जैसे वेरी नाइस। मेरे दिमाग में बहुत बड़े एग्जाम्पल आए, मैं सोच रहा था मैं क्या बच्चों का एग्जाम्पल दूं जो उनको याद रह जाए। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया इस बच्चे ने, कि मानो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका घर था, आपके घर में कूलर था, ठीक है, पहले कूलर होते थे ना, बड़े बड़े लोहे वाले कूलर, तो आपके घर में कूलर था, तो कूलर चलता था बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, आपने बहुत जिद करी कि भाई पापा जो है मेरे सारे फ्रेंड्स के यहाँ एसी है तो एसी लेके आओ, तो पापा बेचारे बड़ी मुश्किल से ईएमआई वगैरह पे एसी ले आए। और पापा तो पापा मिडिल क्लास है ना, उन्होंने क्या किया, एसी तो लगवा दिया, पर वो जो कूलर था उसको खोल खाल के, खुल जाता है ना वो सारे उसके विंडोज वगैरह, खोल खाल के ऊपर कहीं छत वत पे या कहीं पे उसको स्टोर रूम वगैरह में रखवा दिया। और बढ़िया एसी चल रहा है, कूलर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछ रहा कूलर को, ठीक है, पापा के अलावा और कोई नहीं पूछ रहा आप में से ठीक है, और आप मस्त एसी में सो रहे हो। एक दिन क्या हुआ कि एसी की ना गैस लीक हो गई। एसी में ये बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा गर्मी पड़ती तो गैस लीक हो जाती, गैस लीक हो गई। और सीजन चल रहा है बिल्कुल गर्मी वाला भयंकर, ठीक है,
एसी वाला आने को तैयार नहीं है, कह रहा है कि सर मैं तो संडे को ही आ पाऊंगा। गर्मी इतनी है, क्या करें क्या करें, नींद ही नहीं आ रही है। अब पापा अंदर से जाके वो कूलर निकाल के लाते हैं, उसको कसते हैं पहले पूरा, उसके सारे विंडो विंडो लगाते हैं और उसमें पानी भर के चला देते हैं। अब सोचो इसी कूलर को अगर आपके पापा ने फेंक दिया होता, डिस्ट्रॉय कर दिया होता, तो नया कूलर लाना पड़ जाता और फिर से पैसे जाते, फिर पापा लाते या नहीं लाते, शायद गर्मी में ही सोना पड़ता जब तक वो एसी सही नहीं होता। पर वो था, उसमें ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण हट गया एसी के जाते ही। एग्जैक्टली समझ गए? तो एक्लिप्स की डॉक्ट्रिन का यही फायदा है। क्या फायदा है? कि ये कानून को ओवरशैडो कर देती है, और जिस भी वजह से वो ओवरशैडो हुआ है, कल को जब वो रीजन खत्म हो जाता है तो वो एक्लिप्स भी खत्म हो जाता है और वो जो कानून है वो इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद इसी संबंध में, एक्लिप्स के ही संबंध में एक और जजमेंट है जिसका नाम है अंबिका मिल्स, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। ईयर वगैरह देख लेना बच्चे, शायद जल्दीबाजी में मेरे से मिस हो गया। अंबिका मिल्स की जो जजमेंट है, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अभी तक हम ये मान के चलते थे कि जो एक्लिप्स की डॉक्ट्रीन है वो केवल और केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होती है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब केवल उन कानूनों पे लागू होती है जो कानून हमारे भारतीय संविधान के आने से पहले लागू थे, मतलब वही जो आर्टिकल 13 के सब आर्टिकल 1 में हम पढ़ते हैं, केवल वहीं पे लागू होती है। क्योंकि वो कानून पहले से चले आ रहे थे, तो भारतीय संविधान आया तो वो ओवरशैडो हो गए। कल को भारतीय संविधान के अंदर वो वाली परेशानी अगर खत्म हो जाएगी तो कानून वापस आ जाएंगे। पर साथ के साथ ये माना जाता था कि ये जो एक्लिप्स की डॉक्ट्रीन है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होती। मतलब अगर भारतीय संविधान के आने के बाद, सुनिएगा बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा 1974 है, ठीक है, अगर भारतीय संविधान के आने के बाद कोई कानून बनाया जा रहा है जो कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है बच्चों, तो ये माना जाता था कि वो एक्लिप्स की डॉक्ट्राइन के अंदर कवर नहीं होता है, उस पर ग्रहण वगैरह नहीं लगता है, और माना जाता था ऐसा कानून वॉइड एब इनिशियो होगा, वो शुरू से ही निरस्त होगा, वो कभी कानून बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पार्ट 3 के आने के बाद बनाया जा रहा है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो पहले से लॉ थे, वो तो संविधान बाद में आया जिसकी वजह से वो ओवरशैडो हो गए। पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में तो पार्ट 3 पहले से आ रखा है, तो कोई भी लॉ आप अगर बनाने की ऐसी कोशिश कर रहे हो तो उसको लॉ मानेंगे ही नहीं, तो उसका डोरमेंट होना या ओवरशैडो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो है। और यही व्यू अच्छे खासा होल्ड किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे एक जजमेंट हुई दीपचंद नाम से, एक जजमेंट हुई महेंद्र लाल जैन के नाम से, एक जजमेंट हुई सागिर अहमद के नाम से। इन सारी जजमेंट में ही ऐसे व्यू लिए गए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इट इज प्राइमरीली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का इसमें बहुत ज्यादा रोल है नहीं, ऐसा बोला गया। पर इस केस के अंदर अंबिका मिल्स की इंपॉर्टेंस इस बात से आती है, अंबिका मिल में इसी व्यू को मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज किया गया और बोला गया कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ तो वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं, जैसे कि दीपचंद में, महेंद्र लाल में या सागिर अहमद में बोला गया है। सारे पर्पसेस के लिए इनफैक्ट जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी अप्लाई होती है। मतलब अंबिका मिल्स में यह बोला जा रहा है बच्चों कि अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है और वो बनाया जा रहा है भारतीय संविधान आने के बाद, पार्ट 3 के आने के बाद, और वो कानून अगर
पार्ट 3 के किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो कानून वॉइड एब इनिशियो है। वो कानून को भी हम कानून होने का तो दर्जा देंगे। क्यों देंगे कानून होने का दर्जा? क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया है यार, पूरी प्रक्रिया फॉलो करके बनाया है। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है यार, पूरी प्रक्रिया फॉलो करके बनाया है। अब वो लागू नहीं हो पा रहा ये बात अलग है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है ये बात अलग है, पर वो कानून तो है। उससे हमें कानून का स्टेटस थोड़ी ना छीन लेना चाहिए इस वजह से केवल कि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है। लागू नहीं कर सकते ये बात अलग है, इफेक्ट में नहीं आएगा ये बात अलग है, पर कानून तो कानून है। इसलिए अंबिका मिल ने बोला कि वो कानून है और क्योंकि वो खिलाफ जा रहा है इसलिए वो ओवरशैडो हो जा रहा है, वो डोरमेंट हो जा रहा है। और कल को अगर वो दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से वो अभी डोरमेंट हो जा रहा है, इफेक्ट में नहीं आ पा रहा है, तो वो इफेक्ट में आ जाएगा। आपको बच्चे दोबारा उस कानून को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो जो वॉइड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका एसेंस यही है कि वो वॉइड है तब तक वॉइड है जब तक वो परेशानी है, जब तक वो क्लैश है। जैसे ही वो क्लैश खत्म होगा वही लॉ वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वो जो शेडो है वो खत्म हो जाएगी। वॉइड होने का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना या खत्म हो जाना नहीं होता है। तो अंबिका मिल बच्चों एक ऐसी जजमेंट है जिसके अंदर यही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे भी अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर कि हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्लियर हो गई है। बता दो फटाफट से। आर वी ऑल क्लियर? कहीं पे कोई डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी बात जो समझ में आनी चाहिए थी जो नहीं आई? सब कुछ ठीक है? अगर अब भी बच्चों आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रह गया हो, परेशान नहीं होना है। सैटरडे को हमारा डाउट सेशन है, उसमें एड्रेस कर लेंगे, या फिर कल जब मैं अपना सेशन शुरू करूंगा तो आप लोगों के वो सारे क्वेश्चंस ले लूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, किसी भी चीज को लेकर दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर कोई चीज समझ में आने में कोई दिक्कत रही, कोई बात पकड़ नहीं पाए आप, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना। अगर आपने दोबारा देखोगे, पूरे फोकस से देखोगे, तो मेरी गारंटी है कि वो आपका डाउट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बस मेहनत करनी है बेटा, वरना तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो इसी के साथ बच्चे हमारा जो समय है वो भी समाप्त हो गया है। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी मेरी कल, और कल इसी टाइम पर हम लोग अपनी बाकी की डॉक्ट्रिन्स को भी कवर कर लेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ सवालों को भी देख लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आप में से कोई टेलीग्राम पे मेरे नहीं है जो मेरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो बच्चे ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, हाफ पेस लीगल। इसको आप सर्च करोगे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में तो आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।